हाँ हाँ थे सामने से सामने ही है, थोड़ा मूर्ति खाएंगे, बहुत इतना मूर्ति खाएंगे। राष्ट्रगान प्रारंभ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे। आप लाइए, सारा काम हम ही से मत करवाइए, चलिए। गांधी को अपनी वादी आज मिला है। ये बैठा जाए वहीं और 10 मिनट गांधी चर्चा कीजिए। आदरणीय आचार्य आदरणीय सुश्री उपाध्याय, उपस्थित विद्वान शिक्षक भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं अब 2 अक्टूबर है और अब 2 महापुरुषों का संयोग से जन्मदिन है। लेकिन मुझे लगता है कि गांधी जी का व्यक्तित्व इतना विशाल वृक्ष बना दिया गया या हो गया कि हम शास्त्री जी को प्राय विस्मृत कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और गांधी जी अगर आप जीवित रहते 153 साल के हो गए होते, 153 साल कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रहता है, गांधी जी आज भी जिंदा है। यही कारण है कि हम विरोध भी करते हैं तो गांधी की प्रतिमा तोड़ते हैं, और किसी बात पर खुशी जाहिर करते हैं तो मुकाबला करते हैं। तो किसी न किसी बहाने गांधी जिंदा है। कभी कभी सोचने पर प्रतीत होता है कि गांधी जयंती मनाना तो अलग की बात है, लेकिन गांधीवाद या उनके बताए हुए रास्ते पर चलना एक अलग बात है। और प्रायः उनके जीवन काल से ही ऐसा लगता है कि उनके मार्गों का, बताए हुए मार्गों का अतिक्रमण कहीं कहीं प्रारंभ हो गया था। जब भारत आजाद हुआ तो कहने की आवश्यकता नहीं, अर्थव्यवस्था जनता हालत में थी, शिक्षा व्यवस्था कुछ थी ही नहीं। गांधी जी ने एक आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था, कुटीर उद्योग की बात की थी, जिसमें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार ऊर्जा विकास की बात थी, छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से। लेकिन उस समय टाटा, बिरला, पुरुषोत्तम दास, विठल दास भाई और एक एम्बो पथारी थे जो टाटा गवर्निंग बॉडी के मेंबर थे, बाद में गवर्नर जनरल की सलाहकार समिति के भी सदस्य हुए। इन लोगों की एक कमेटी बनी जैसा बॉम्बे प्लान कहा जाता है। बॉम्बे प्लान में उस समय उसमें कल्पना की गई थी कि 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और उस निवेश से भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। आज इस स्वतंत्रता के अमृत वर्ष में इस समीकरण को हम इस रूप में समझने की कोशिश करें कि उद्योगपतियों से मदद की प्रत्याशा में भारत के अधिकारी और कर्मचारी नेता अमेरिका दौड़ते हैं, वहाँ से तकनीक के लिए, पूंजी के लिए, अनाज के लिए पेट भर सकें। और उसका परिणाम यह हुआ कि आपको याद होगा जो
पहले के लोग होंगे, हम लोग तो किताबों में पढ़े हैं कि 1965 में जब युद्ध हुआ तो आपके प्रधानमंत्री को अपील करनी पड़ी कि एक दिन उपवास किया जाए। और 90 के दशक में, 90 दशक 80 के दशक लास्ट अंतिम में आज यशवंत सिन्हा जो चंद्रशेखर की सरकार में वित्त मंत्री थे, आज की सरकार के कटु आलोचक भी हैं, उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में करीब 40 टन सोना विदेश में बंधक रखा था अमेरिका में। और 2 देश एक साथ निकले आत्मनिर्भरता के मार्ग पर। भारत की कहानी तो यह थी, एक चीन निकला जो अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपने विकास का मार्ग उसने ग्रहण किया। और आज हम देखते हैं कि आत्मनिर्भरता के मार्ग पर हमारा और चीन का कहीं कोई तुलना नहीं है, कहीं कोई मुकाबला नहीं। इसी प्रकार शिक्षा की बात अगर हम करें तो कभी कभी जब हम बैठे थे सोच रहे थे, बड़ा हमें आश्चर्य हुआ। उस समय भारत में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, वो सीवी रमन थे, रजनी कोठारी भी रहे होंगे उस समय, इस्पात कपूर थे। ऐसे लोगों के रहते हुए, विद्वानों के रहते हुए भी पता नहीं किस कारण से सम्मान सबका है, किसी की मैं अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, कोई कोशिश रही होगी, लेकिन किस कारण से शिक्षा मंत्री बनाया गया मौलाना अबुल कलाम को, जो पैदा हुए थे मक्का में, शायद ही कम लोगों को मालूम होगा। तब भी सारी बातें छिपाई गई। आज नेट का जमाना है, गूगल है, आप सर्च कर लीजिए, देख लीजिए। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के बाद इनके बाबा दादा परदादा कलकत्ता से देश छोड़ के भाग गए थे, जाके मक्का में बसे। इनकी माँ अरबी मूल की थी, पिता ईरानी मूल के थे, मोहम्मद खैबरुद्दीन। वहीं अब पैदा होते हैं 1888 में, और इनके बचपन का नाम मौलाना अबुल कलाम गुलाम मैनुद्दीन था। ये आदमी 2 साल के बचपन भारत आया, अपने पिता के साथ कोलकाता में बसे लोग, बाद में राजनीति में आए और नाम सूट नहीं किया इनको। मौलाना अबुल कलाम गुलाम मैनुद्दीन नाम सूट नहीं कर रहा था, उन्होंने परिवर्तित कर दिया। अपने जीवन में अपना नाम 3 बार उन्होंने परिवर्तित किया है। परिवर्तित करके नाम रखा मौलाना अबुल कलाम गुलाम मैनुद्दीन हटा दिया। बाद में जब चंद्रशेखर आजाद को जब यहाँ वाराणसी में कोड़े मारे गए अंग्रेजों ने, तो उनका नाम चंद्रशेखर आजाद प्रसिद्ध हो गया। उनका आजाद उन्होंने अपने में साथ किया, वो नाम हो गया मौलाना अबुल कलाम आजाद। यह अरबी और फारसी के विद्वान थे। भारतीय परंपराओं का अपने में कोई संकोच नहीं, कोई ज्ञान नहीं था, और खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था इन्होंने। शिक्षा मंत्री बनाया गया। खैर उसके शिक्षा मंत्री बनने के क्या परिणाम निकले यहाँ विषय नहीं है। सबसे सीधा परिणाम यह निकलता है, मैं सोचता हूँ कि आज हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, बिना जात या धर्म के भेदभाव के नारा लगाते हैं, भारत माता की जय, सरस्वती वंदना भी करते हैं। वही बच्चे जब हायर एजुकेशन संस्थानों में जाते हैं, उनका नारा बदल जाता है। इसके बाद दूसरा परिवर्तन हमें यह दिखाई देता है कि अहिंसा को भारतीय परंपरा घोषित कर दिया गया। भारतीय चिंतन परंपरा की मुख्य धारा अहिंसा थी। महावीर देश गौतम बुद्ध हुए, महावीर हुए, उसके बाद सीधे गांधी जी आ गए। यह देश बुद्ध का है, महावीर का है, गांधी का है। जब यह नहीं बताया गया कि यह देश राम का है, कृष्ण का है, परशुराम का है। उसके बाद एक परंपरा, स्वर्णिम परंपरा मध्यकाल में भी आती है, राणा सांगा का है, शिवाजी का है, आधुनिक काल में सावरकर का है, चंद्रशेखर आजाद का है, मदन लाल धिंगरा का है, भगत सिंह का है। जब जब मोई धर्म की हानि बाढ़ई असुर महाअभिमानी, तब तब धरी पर विभिन्न शरीरा हरे दयानी सज्जन पीरा। यह भारत का उद्घोष था। यदादाहि धर्म से ग्लानि भवति भारत अधुत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये सब हटा करके अहिंसा ही भारत का मूल चीज है, मूल घोष है, यह कहा गया। और गांधी जी 1915 में भारत आते हैं।
1857 में अपना प्रथम स्वाधीनता संग्राम से प्रारंभ होता है। 1857 से 1915 के बीच का जो इतिहास है तो प्रायः पांडे जी क्रांतिकारियों का इतिहास है और एक से एक मतलब स्वर्णिम आभा लिए हुए लोग निकले हुए हैं इसमें, लेकिन पता नहीं क्यों उस इतिहास को साइलेंट कर दिया गया। श्याम जी कृष्ण वर्मा भारत के ऑक्सफोर्ड के पहले स्नातक संस्कृत के विद्वान थे, यहाँ से पढ़ रहे थे। इंग्लैंड से कोई आया तो संस्कृत के विद्वान की आवश्यकता थी, वो इनको लेकर वहाँ चला गया। वहाँ उसका संग्रह का नाम याद नहीं आ रहा, विस्मृत हो गया है। वहाँ इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, वहीं अध्यापक हो गए। इतने प्रखर प्रतिभा के धनी थे, इंडिया हाउस की स्थापना की और क्रांतिकारियों को संरक्षण देते थे। गांधी सिंह की भिड़ंत लगभग 1899 में होती है, जब गांधी जी वहाँ से दक्षिण अफ्रीका में थे। दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल एक जगह है, वहाँ से अलग देश था, दक्षिण अफ्रीका नहीं था। वो सोने की खान का पता लगा, अंग्रेजों ने हमला कर दिया सोने की खान को कब्जा करने के लिए। ये आश्चर्य की बात है कि जो गांधी जी ट्रेन से फेंके गए, कई दिक्कतें आई, पूरे दुनिया आयरलैंड के लोग इंग्लैंड से लड़ रहे थे। आयरलैंड के लोग जो यहाँ से पर उसको बोअर युद्ध कहा जाता है, ट्रांसवाल के लोग बोअर कहा जाता है, बोअरों के समर्थन में लड़ने आ गए थे। अमेरिका और सभी उसके साथ थे। आखिर गांधी ने स्वयं सेवक सेना का संगठन करके अंग्रेजों की मदद को निकाल दिया। श्याम जी कृष्ण वर्मा जैसे लगा पागल हो जाएंगे, तो कहा गांधी जी आपका काम थोड़ा सा भी वंदनीय नहीं है, निंदनीय है। जो अंग्रेज हमारे देश के ऊपर इतने वर्ष से शासन कर रहे हैं, आर्थिक शोषण कर रहे हैं, इनके आने के पहले विश्व व्यापार में हमारा हिस्सा 23-24% था, वो समाप्त हो रहा है, आप उनकी मदद कर रहे हैं। जब एक हर्बर्ट स्पेंसर सर दार्शनिक थे, उनकी जब मृत्यु होती है, श्रीमद् भागवत गीता का उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया था अपने धर्मों से, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा उनके जाते हैं दफनाए के समय पर दफनाया जाता है। वहाँ उन्होंने 6 स्कॉलरशिप की घोषणा करते हैं, 4 हर्बर्ट स्पेंसर के नाम पर, 1 स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम पर और 1 खुदीराम बोस के नाम पर। चारों 2000 रुपये की स्कॉलरशिप थी। उस जमाने में बहुत ज़्यादा था और शर्त यह थी कि जब उसी आदमी को इंग्लैंड आने को दिया जाएगा तो यह बॉन्ड भरेगा कि मैं यहाँ से रिटायर होने के बाद वहाँ भारत इंग्लैंड की सेवा में नहीं जाऊँगा, मैं देश की सेवा करूँगा। ऐसे ही श्याम जी कृष्ण वर्मा का उल्लेख नहीं आता है। 1800 उसके बाद 1897 में तामन टाइप एक बीमारी थी, पहले आती है। वो गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक का जमाना था, थोड़ा हमारा जन्म अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, उसने आलोचना की, लाखों को मारे गए, उन्होंने आलोचना की। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले भी उसी में थे, उन्होंने माफी मांग ली। गोपाल गंगाधर तिलक को 18 महीने की कैद की सजा हुई, या छूट गए, गोली पार्टी के मेंबर हुए, धक्का भी मिलता रहा। आगे चल करके बहुत सी बातें आई, देश आजाद भी हुआ, लेकिन कष्ट यह होता है कि जो अन्य कई नायक ऐसे थे जिनके बारे में उल्लेख नहीं होता है। सर, एक मीरा आर्या थी, याद आ गया हमको, अभी समापन करने जा रहे हैं तो समय नहीं लगा था। मीरा आर्या का याद आ गया। मीरा आर्या शायद अब गूगल आ गया तब सबको मालूम हुआ है, सारी बातें छिपा ली गई, सर कहने कोई संकोच नहीं है, सारी बातें आजादी लड़ाई की छिपा ली गई, कुछ लोगों को प्रोटेक्ट किया गया। सम्मान सबका होना चाहिए, मैंने मतलब है इनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। तो मारे गए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अगर हमें तो अब लगता है कि जैसे अगर सुभद्रा कुमारी चौहान ने यह नहीं लिखा होता कि फुलबड़ी मर्दानी तो झांसी वाली रानी थी, तो शायद हम उनको भी याद नहीं करते। जैसे पट्टा टोपे को भूल गए, नाना साहब पेशवा को भूल गए, और पेशवा के वो बाबू साहब पेशवा कौन थे, बाद उनको हम भूल गए, तो कसी भाई को भूल जाते हैं। तो नीरा आर्या थी चंद्रशेखर, वहाँ सुभाष चंद्र बोस की जो आजाद फौज थी उसकी प्रथम महिला गुप्तचर अधिकारी थी। अंग्रेजों को यह मालूम था कि उनके अधिकारी है, गुप्तचर सेवा का काम करती है। उसके पति अंग्रेजी सेवा में अंग्रेजों के CID अफसर थे। उनकी हत्या करने के लिए, नेताजी की हत्या करने के लिए उसके पति को लगा दिया गया।
एक बार उसका पति से करीब पहुंच भी चुका है, गोली चलाने वाला था, तब तक भारत की इस बेटी ने अपने पति को ही गोली मारी, मीरा आर्या। बाद में जो 1945 में दुर्भाग्य से जापान पर बम गिराया गया, अभी देखिए संयोग है, वह परमाणु बम अगर 6 और 9 अगस्त 1945 के बजाय 10 दिन बाद अगर गिराया गया होता, नेताजी मणिपुर तक उनकी फौज आ गई थी, असम तक आ गए होते, तब इतिहास कुछ और होता। खैर जो नहीं हुआ उसकी बात अलग है। पूरे सरेंडर कर दिया लोगों ने। मीरा आर्या भी गिरफ्तार हुई, काले पानी की सजा हुई। तो वहाँ जो अंग्रेज जेलर था, यह सभी जानते थे कि नेताजी हवाई दुर्घटना मरे नहीं, जीवित है, सबको मालूम था, जीवित थे भी। अंग्रेज उनसे पता पूछते थे, बताओ कहाँ है नेताजी, कुछ बताती रही थी। इनके कपड़े फाड़ डालते थे, संवेदनशील अंगों में मिर्च का पाउडर डाल दिया जाता था, लेकिन अब खुलती नहीं थी। एक दिन अक्ति हो गई, इन्होंने कहा कि नेताजी मेरे सीने में है। अंग्रेज जेलर ने कहा कि मैं तुम्हारा सीना फाड़ डालूंगा, मैं नेताजी को निकाल डालूंगा, और आरी काटने वाले जो पकड़ होता है, उनका जो क्या कहते हैं अस्तर, जो पकड़ खींच लिया बिना बेहोश की, उसे खून की धारा गिरने लगी। उन्होंने बताई नहीं। देश आजाद होता है, देशभक्तों की सरकार बनती है, उस बिचारी किसी ने सुध नहीं ली। हैदराबाद में वो सड़क के रेलवे स्टेशन के किनारे पूल में से अपना गुजारा कर रहे थे। 1998 में 27 जुलाई 1998 को मरी हुआ। उसके पहले ही कुछ दिन पहले देशभक्त कांग्रेस सरकार थी, यह कह करके कि इस पर रेलवे की जरूरत अत्युन्नत करके छप्पर डाला गया है, छप्पर तोड़ दिया गया। ये कोई लश्करी पत्रकार थे, उन्होंने अपने यहाँ शरण दी, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। वहीं चारमीनार के बाद उस्मानिया हॉस्पिटल था, वहीं भर्ती थी और अज्ञात रूप में मर गई। 27 जुलाई 1998 को उनका इस देश ने कोई मूल्य नहीं चुकाया, उन्होंने अपना जीवन दिया। तो ऐसे ही क्या बताया जाए, गांधी जी भी अगर आवश्यकता नहीं रहती तो औपचारिकता ही रह गई है। गांधी जयंती मनाने की बजाय जब उनके आचरण को अपने जीवन में हम उतारते तो शायद हमारे लिए बेहतर होता, अच्छा होता, देश के लिए अच्छा होता, सत्य या अहिंसा विश्व के लिए अच्छा होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोगों ने केवल गांधीवाद, केवल रटने की बात हो गई, शोभा की बात हो गई, अगरबत्ती दिखाने की बात हो गई। दुनिया ने जगह जगह मूर्तियाँ बनाई, कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ उनकी मूर्ति का हो, उनको माल्यार्पण किया गया हो। लेकिन कोई देश सत्य और अहिंसा का दोनों का फॉलो नहीं करता। भारत में फॉलो नहीं किया गया। अहिंसा की एक मूर्ति की पट्टी पड़ी गई थी, उसको हम धो रहे थे। 1962 और 1965 का हमला हुआ कि वो अभी पट्टी हमने उठा कर फेंक दी, नहीं तो आज भी देश आज के जमाने में वो व्यवहारिक नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा को अपनाना, तो सत्य को तो अपनाया जाए, वो सत्य भी अपने जीवन में हम नहीं उतारते हैं। अधिक समय नहीं लेंगे, सर से जुड़े रहेंगे। और कोई कुछ कहना चाहता है? बच्चा क्या तो बोले साहब कौन दिख रहे हो ये क्या बोले? अरे यार कुछ भी कहीं कोई बाहर का नहीं है, कुछ हम तैयार करके आए ही नहीं। तैयार क्या करना है यार, गांधी अरे जी अरे भैया क्या बोले सर, इनको लगा कि ये गांधी विरोधी बोल रहा है। नहीं गांधी विरोधी